Hello friends, welcome to Perfect Education Hub. First of all, I request you please subscribe this YouTube channel and please share it. आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, एलडीसी हाई कोर्ट हो, चाहे डिफेंस का नेवी एयरफोर्स हो, पटवार हो, रीट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, सीटेट हो, एसएट की कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको देखिए हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स हैं टॉपिक वाइज आपको वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, उनमें इसको शेयर करें और प्लीज़ उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। देखिए आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ टेंसेस बेस्ड ऑन कंजक्शंस। टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कंजक्शंस पे बेस्ड हैं, तो आज हम उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फिर हम टेंस में जितनी भी एक्सरसाइज होंगे हम सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम एक्सरसाइज हम सॉल्व करें, ठीक है। तो पहले जो टेंस हमारा सारा टॉपिक क्लियर हो गया था, हमने वीडियोस डाली हुई हैं उसका, तो उस पर जो भी इम्पोर्टेंट कुछ कंसेप्ट्स और बचे हुए थे उन पे हम आज इस क्लास में आपको क्लियर कर देते हैं। इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंजंक्शंस होते क्या हैं। कंजंक्शन जो है एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कोई भी दो क्लोजेज या कोई भी दो सेंटेंसेस या कोई भी दो फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, ठीक है। कंजंक्शंस जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। हम इसमें सिर्फ बात करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस में भी हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट कंजंक्शंस हैं सिर्फ उनकी बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो हैं वो हमेशा पेयर में यूज की जाती हैं, ऑलवेज यूज इन पेयर्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं एज सून एज, नो सूनर देन, हार्डली, स्केर्सली, व्हेन, नॉट ओनली, बट आल्सो, लेस्ट, शुड, ऑल्दो, येट। ये कुछ इंपॉर्टेंट कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं एज सून एज। देखिए एज सून एज जो है, एज सून एज यूज टू डिनोट टू एक्शंस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। एज सून एज जो है दो ऐसे एक्शन जो एक समान काल पर घटित होते हैं, दो ऐसे क्रियाएं जो एक समान काल पर घटित होती हैं। साइमल्टेनियसली मीन्स होता है सेम पीरियड ऑफ टाइम, समान काल पर जो एक्शंस होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है एज सून एज। इट कैन बी यूज्ड इन ऑल द टेंसेज, ये सभी टेंसेज में यूज किया जाता है, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। द टू एक्शंस में कंसर्न द सेम सब्जेक्ट और टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जो दो एक्शंस, जो दो क्रियाएं होती हैं, वो हो सकता है एक ही सब्जेक्ट की दो क्रियाएं अलग अलग, एक ही सब्जेक्ट की दो अलग अलग क्रियाएं हों जो एक समान काल पर हो रही हों, या दो अलग अलग सब्जेक्ट की दो क्रियाएं हों जो एक समान काल पर हो रही हों, सेम पीरियड ऑफ टाइम में हो रही हों। उनको एक सब्जेक्ट की दो क्रियाओं को भी दर्शा सकते हैं, या दो सब्जेक्ट की दो अलग अलग सब्जेक्ट की दो अलग अलग क्रियाएं जो एक समान काल पे हो रही हैं उसको भी दर्शा सकते हैं, ठीक है, एज सून एज से। अब हम इसकी बात करते हैं रिमेंबर द सिंपल ट्रिक। इसमें 3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, 3 ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट है एज सून एज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट जुड़ा होता है और दूसरी क्लोज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जुड़ी होती है। एज सून एज के साथ दोनों क्लोजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है, फर्स्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेकंड भी। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिया गया है, स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा। एज सून एज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आई एस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ ऐसे आई एस। तो अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आई एस आ जाएगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या एटसेट्रा में जो भी कुछ दिया होता है वो आ जाता है। उसके बाद देखिए सेकंड क्लोज में क्या होता है, सेकंड क्लोज का सब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही आ जाएगा। अदरवाइज आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो उसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब हो जाएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या एटसेट्रा में जो भी दिया गया है वो हो जाएगा। तो यानी कि एज सून एज से दोनों क्लोजेज आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट से जुड़ी हुई हैं। अब दूसरी ट्रिक क्या है इसमें जो आपको ध्यान रखनी है, एज सून एज के साथ दोनों क्लोजेज पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकती हैं। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, एज सून एज
उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट एटसेट्रा में जो आता है वो हो जाएगा, उसके बाद सेकंड क्लोज का सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, फिर उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट एटसेट्रा में जो आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो बात हमें ध्यान रखनी है वो क्या है, एज सून एज के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट, दोनों एक्शन फ्यूचर इंडेफिनिट के जुड़े हो सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, एज सून एज प्लस सब्जेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, शैल विल हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस अगर ऑब्जेक्ट वगैरह दिया गया है तो वो आ जाएगा, उसके बाद सेकंड क्लोज का सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसकी शैल विल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, अगर आपका सब्जेक्ट आई वी है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब शैल आ जाएगी, अगर आपका सब्जेक्ट आई वी के अलावा है यानी कि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है, यू ही सी इट या दे है, तो उसके साथ विल आ जाएगी, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम तीनों जो कंडीशन है, एज सून एज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, एज सून एज के साथ पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, और थर्ड है एज सून एज के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट। तो तीनों कंडीशंस को हम एग्जांपल्स के साथ लेके चलते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं। देखिए जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है वो क्या कहती है, एज सून एज के साथ दोनों क्लोजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट किए होंगे, स्ट्रक्चर उसके नीचे दिया गया है जो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देख लिया था। एग्जांपल्स देखते हैं, एज सून एज she sees her mother she stops crying, as soon as she sees her mother she stops crying। अब यहाँ आप देखिएगा, as soon as आपको दिया गया है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आ जाएगा। फिर सेकंड क्लोज आपकी हो जाती है हर मदर, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो गया ये फर्स्ट क्लोज का। फिर सेकंड क्लोज का सब्जेक्ट आपका हो जाता है सी, फिर इस सब्जेक्ट के साथ फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस आ जाता है इस सब्जेक्ट के साथ आपका, ये आपकी वर्ब की, क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। ठीक है, तो देखिए ये वाली क्लोज भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो गई और ये वाली क्लोज भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो गई। यही हमें ध्यान रखना है, एज सून एज से एक क्लोज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, मान लीजिए इस क्लोज में या इस क्लोज में आपसे एरर पूछी है, फिलअप्स में क्वेश्चन दिया गया है, एक क्लोज आपको दे दी गई है, तो आपको ध्यान रखना है फिलअप्स में या एरर में आपको ये ध्यान रखना है कि एक क्लोज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की दी गई है तो डेफिनेटली दूसरी क्लोज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही होगी। सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एज सून एज ही सीज एज सून एज ही सीज अदर चिल्ड्रन ही बिकम्स प्लेफुल। अब देखिए यहाँ भी एज सून एज से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका सब्जेक्ट है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही है क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है इसलिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्लोज देखते हैं हम, सेकंड क्लोज में ही सब्जेक्ट है, ये भी वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही है, यानी कि ये क्लोज भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो गई और ये क्लोज भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो गई। तो यहाँ पे दोनों क्लोज, ये क्लोज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो गई और दूसरी क्लोज भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम थर्ड एग्जाम्पल की देख के चलते हैं, एज सून एज माई फादर कम्स बैक। देखिए यहाँ पे माई फादर आपका सब्जेक्ट हो गया, कम्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। ठीक है, फ्रॉम द ऑफिस माई मदर सेकंड क्लोज का सब्जेक्ट हो गया, गेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, यानी कि आपकी ये क्लोज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो गई और आपकी ये क्लोज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो गई। तो यहाँ भी सेम बात हो गई। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एज सून एज के साथ अगर एक क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डेफिनेटली दूसरी वाली क्लोज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसको लेके चलते हैं हम। दूसरी बात क्या कहती है, अगर एज सून एज के साथ एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है तो डेफिनेटली दूसरी तरफ भी पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरी क्लोज में भी पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। स्ट्रक्चर आपको पहले भी बता दिया, आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एज सून एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट इंडेफिनिट में आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सेकंड क्लोज का सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, उसमें भी अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एज सून एज ही सा अदर चिल्ड्रन ही बिकेम प्लेफुल। देखिए ये एग्जाम्पल में एज सून एज आया, लेकिन इसके साथ वाली जो क्लोज है देखिए इसमें सब्जेक्ट ही है, ही के साथ क्या आया, सा जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सा हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमें इतना पता है ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो दूसरी जो क्लोज है उसका सब्जेक्ट ये हो जाएगा, बिकेम क्या है, बिकेम आल्सो वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिकेम भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना, तो यानी कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट की क्लोज हो गई और ये भी पास्ट इंडेफिनिट की क्लोज हो गई आपकी। एज सून एज से दोनों पास्ट इंडेफिनिट की। अगर एग्जामिनर आपसे एक क्लोज को दिया गया, आपसे क्वेश्चन पूछे, एक क्लोज वहाँ कंप्लीट दे, दूसरी क्लोज में एरर दे या दूसरी क्लोज में फिलअप्स दे या अंडरलाइन इंप्रूवमेंट दे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तरफ अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं,
एज सुन एज के साथ यहाँ पे क्या है, आई फोन, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी क्लोज में देखते हैं, इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है रीच्ड, तो यानी कि दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट है। थर्ड एग्जांपल में भी सेम होगा, एज सून के साथ यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है एज सून एज के साथ, और यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट और ये भी पास्ट इंडेफिनिट। तो यानी कि क्लियर हुआ कि एक तरफ अगर पास्ट इंडेफिनिट हुआ एज सून एज से जुड़ा हुआ तो दूसरी तरफ भी पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। थर्ड कंडीशन जो है हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट की, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे क्लियर करके चलते हैं हम एक बार। देखिए थर्ड कंडीशन हो गई हमारी एज सून एज के साथ अगर एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट ही होगा। अब तीनों कंडीशन है, एज सून एज से अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक क्लोज यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये क्लोज, तो दूसरी तरफ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो यानी कि एज सून एज के साथ जो दोनों क्लोजेज हैं वो सेम टेंस में होंगी, सेम टेंस में होंगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। एज सून एज, यहाँ पे एस नहीं है, थोड़ा सा एरर हो गया टाइपिंग में, एज सून एज यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद एज सून एज हो गया आपका ही विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट, ही विल। यहाँ पे दूसरी क्लोज का सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पे भी ये क्लोज भी फ्यूचर इंडेफिनिट की होगी और दूसरी क्लोज भी फ्यूचर इंडेफिनिट की होगी, दोनों क्लोज आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट की होगी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एज सून एज सी विल रीच देयर सी विल कॉल हर ब्रदर। यहाँ पे एज सून एज से आप देख सकते हैं, यहाँ पे विल शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये क्लोज भी आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरी तरफ शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये क्लोज भी आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट, दोनों क्लोज आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट हो गई। थर्ड एग्जांपल में भी सेम है, एज सुन एज वी शैल स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द गेम, वी शैल यहाँ पे शैल दे दिया गया, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे टेंस सेम होना चाहिए। टॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यानी कि दोनों तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट है आपका, ठीक है। तो ये बात हमारे क्लियर होती है कि एज सून एज से दोनों जो क्लोजेज होंगी सेम टेंस में होंगी, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, ठीक है, ऑलराइट। तो हमारी फर्स्ट जो कोरिलेटिव कंजक्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे एज सून एज, वो हमारी क्लियर होती है। अब हम लेके चलते हैं सेकंड कंडीशन पे। अब हमें ये पता चलेगा कि सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है। सेकंड कंडीशन है आपकी नो सूनर देन, ठीक है। अब देखिए सेकंड कंडीशन में नो सूनर देन क्या कहता है, कंजंक्शन नो सूनर देन इज आल्सो यूज्ड टू डिनोट साइमल्टेनियस एक्शंस। अब देखिए जो नो सूनर देन है ये भी सेम पीरियड ऑफ टाइम के एक्शंस को दर्शाता है, साइमल्टेनियस एक्शंस को दर्शाता है, यानी कि समान काल के एक्शंस को दर्शाता है। इट इज द नेगेटिव ऑफ एज सून एज। अब यहाँ ये ध्यान रखने की बात है, जो नो सूनर देन है, देखिए जो आपका नो सूनर देन है ये एज सून एज का नेगेटिव है। किसका नेगेटिव है, एज सून एज का। इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, ये सिर्फ प्रेजेंट में और पास्ट में यूज होता है, फ्यूचर में यूज नहीं होता, ये बात ध्यान रखने की है। इट कैन बी यूज्ड ओनली इन अ सेंटेंस इन विच टू एक्शंस टेक प्लेस। नो सूनर देन को हम सिर्फ उन्हीं सेंटेंस में यूज कर सकते हैं जिन सेंटेंस में दो एक्शन एक साथ होते हों, ठीक है ना। टू एक्शंस, दो एक्शन एक साथ होते हैं, उन्हीं में हम सिर्फ इनको यूज कर सकते हैं। नो सूनर शुड नेवर बी फॉलोड बाय द वर्ड व्हेन। नो सूनर के बाद सिर्फ देन ही आएगा, व्हेन नहीं आएगा। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि THAN वाला देन आएगा, THEN वाला देन नहीं आएगा। THEN भी देन होता है, लेकिन ये देन जो होता है ये समय के लिए होता है और ये देन कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो THAN वाला देन आएगा, THEN वाला देन नहीं आएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम इसकी ट्रिक देखते हैं। रिमेंबर द सिंपल ट्रिक। आपको ये सिंपल सी तीनों कंडीशंस ध्यान रखनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, नो सूनर, नो सूनर आ जाएगा आपका, उसके बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरी तरफ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सेकंड कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट। थर्ड कंडीशन में पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। यहाँ देखिए कंडीशन फर्स्ट नो सूनर है, उसके बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा, फिर आपका देन आ जाएगा, फिर उसके बाद दूसरी क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। नो सूनर के बाद फर्स्ट क्लोज आएगी और फिर उसके बाद देन आएगा, सेकंड क्लोज से पहले देन आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, नो सूनर प्लस डू डज
जो होता है, देखिए अब यहाँ जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नो शूनर के बाद यहाँ सीधा हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आपको इंटेरोगेटिव जैसा लगता है ये सेंटेंस, लेकिन होता इंटेरोगेटिव नहीं है, ये सिंपल ही होता है, यानी कि आपका अफर्मेटिव ही होता है, इंटेरोगेटिव नहीं होता। नो शूनर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपकी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर आपका देन आता है, फिर जो सिंपल स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही यस, अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा हम बात करते हैं नो शूनर के जस्ट बाद पास्ट इंडेफिनिट, फिर देन, फिर पास्ट इंडेफिनिट। नो शूनर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है ना, तीनों कंडीशन में यही होगा। नो शूनर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वो मैन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं दिया गया तो देन आ जाएगा, फिर सेकंड क्लोज। सेकंड क्लोज सिंपल तरीके से ही आएगी, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, थर्ड कंडीशन भी ऐसी है, नो शूनर आ जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पास्ट परफेक्ट में होता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है तो यहाँ आ जाएगा, नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं। फिर सेकंड में क्या आता है आपका, देन आ जाता है, फिर देन के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है सेकंड क्लोज का, फिर पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। तो तीनों कंडीशंस हैं आपकी यहाँ पे नो शूनर देन की। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन को हम लेके चलते हैं, उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में नो शूनर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस देन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख रहा है, नो शूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, अदरवाइज देन है, फिर उसके बाद सेकंड क्लोज का सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब है, मैन वर्ब है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। नो शूनर डज ही सी अदर चिल्ड्रन देन ही बिकम्स प्लेफुल। नो शूनर आ गया यहाँ पे, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू डज। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट आपका यहाँ ही है थर्ड पर्सन का सिंगुलर, तो डज आ गया। अगर यहाँ सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन होता या सेकंड पर्सन होता या थर्ड पर्सन का प्लूरल होता तो डू आ जाता, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, देन आ गया, यहाँ पे देन आ गया, देन के बाद ये फर्स्ट क्लोज यहाँ पे कंप्लीट होती है आपकी चिल्ड्रन तक, फिर देन आ गया, सेकंड क्लोज का सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद वर्ब की सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देके चलते हैं हम। एग्जांपल, नो शूनर डज माय फादर एंटर देन आई गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। नो शूनर आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, डिपेंड करता है डज सब्जेक्ट पे सिंगुलर होगी हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल होगी। माय फादर जो है सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर देन है, देन के बाद दूसरी क्लोज जुड़ी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है ना। सब्जेक्ट यहाँ आई था इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आपका नेक्स्ट एग्जांपल, नो शूनर डू आई टीच। अब यहाँ सब्जेक्ट आई है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन है, फिर देन के बाद सेकंड क्लोज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। नेक्स्ट एग्जांपल, नो शूनर डू आई लीव द क्लास देन द स्टूडेंट्स जंप हैप्पीली, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई था इसलिए यहाँ पे डू आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है ना। फिर आपका देन लग गया, देन के बाद आपका जो सब्जेक्ट है द स्टूडेंट, स्टूडेंट प्लूरल है इसलिए वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई वहाँ पे, उसके साथ ऐसे यस नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्जांपल्स हैं, इनको इनसे आप समझ में अच्छे से आ जाएगा आपके कि नो शूनर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर देन और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कैसे यूज करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे एग्जामिनर अगर आपसे गलत करके एरर करके आपसे एरर पार्ट पूछे या आपसे फिलअप्स दे के आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछे तो आपको आपका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। अब बी लेके चलते हैं, ठीक है। बी कंडीशन बी, नो शूनर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, फिर उसके बाद देन प्लस दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। नो शूनर से दोनों पास्ट इंडेफिनिट के एक्शन। स्ट्रक्चर आपके सामने है, नो शूनर है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपका उसका सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डिड तो उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है सभी सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आ जाएगा, अगर नहीं दिया गया है तो उसके बाद देन आ जाएगा, देन के बाद सिंपल स्ट्रक्चर जो पास्ट इंडेफिनिट का होता है दूसरी क्लोज का, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट दिया गया है तो यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज यही तक होगा। एग्जाम्पल्स हैं, नो शूनर डिड ही सी अदर चिल्ड्रन। नो शूनर से स्टार्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड, सब्जेक्ट हो गया ही, सी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ऑलराइट, ठीक है। अदर चिल्ड्रन यहाँ तक आपकी फर्स्ट क्लोज खत्म होती है, सेकंड क्लोज स्टार्ट होती है देन से, ही उसका सब्जेक्ट हो जाएगा सेकंड क्लोज का, बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट और ये भी पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, नो शूनर डिड, नो शूनर के बाद डिड आ गया,
वी सब्जेक्ट है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद देखिए फर्स्ट क्लोज यहाँ खत्म होती है, सेकंड क्लोज देन लग जाएगा, उससे पहले सेकंड क्लोज स्टार्ट होगी, वो आपकी सेकंड फॉर्म। तो दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट है। इस एग्जांपल में नेक्स्ट में भी यही दिया गया है, नो सूनर है, डिड है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। उसके बाद देन लग रहा है, देन के बाद दूसरी क्लोज स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर वो आपकी सेकंड फॉर्म में स्टार्टेड, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट की। तो यानी कि ये चीज़ आपके क्लियर हुआ कि नो सूनर से दोनों एक्शन पास्ट इंडेफिनिट के दर्शाए जा सकते हैं। थर्ड कंडीशन जो हम बात करते हैं वो है नो सूनर के साथ अगर एक क्लोज आपकी, नो सूनर के साथ पास्ट परफेक्ट में एक क्लोज आपकी, तो दूसरी पास्ट इंडेफिनिट में ही होगी, किसी और टेंस में नहीं होगी। ठीक है ना। स्ट्रक्चर आपका नो सूनर के साथ वाली जो क्लोज है वो पास्ट परफेक्ट में आएगी। स्ट्रक्चर है नो सूनर, उसके बाद हैड जो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट की, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ आ जाएगा। देन से आपका पास्ट इंडेफिनिट जुड़ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, नो सूनर हैड वी रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, द स्टेशन, देन द ट्रेन लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी कि आपकी ये क्लोज पास्ट परफेक्ट हो गई, देन के बाद सेकंड क्लोज पास्ट इंडेफिनिट हो गई। नो सूनर हैड वी स्लेप्ट, यानी कि ये क्लोज पास्ट परफेक्ट ही हो गई नो सूनर के साथ वाली। और स्टार्टेड, इट स्टार्टेड रेनिंग, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया आपका। थर्ड में भी सेम है, नो सूनर, या स्पेलिंग प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक था, आप सही कर लीजिएगा उसको। हैड हेल्पिंग वर्ब, आई रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आ गया, उसके बाद दे केम वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि दूसरी क्लोज आपकी पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगी। ठीक है। तो आपके तीनों कंडीशन समझ में आई नो सूनर की, कि नो सूनर से अगर एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो देन के बाद दूसरी तरफ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। नो सूनर से अगर एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है तो देन के बाद दूसरी तरफ भी पास्ट इंडेफिनिट आएगा डेफिनेटली। अगर नो सूनर के साथ वाली क्लोज पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरी क्लोज देन लग के पास्ट इंडेफिनिट में ही होगी। तीनों कंडीशंस हैं, उनके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं। ठीक है। अब हम थर्ड कंजंक्शन पे चलते हैं। थर्ड कंजंक्शन है हमारा हार्डली, स्केर्सली। हार्डली हो सकता है या स्केर्सली हो सकता है, या यहाँ पे बेयरली भी यूज कर सकते हैं हम। हार्डली, स्केर्सली, व्हेन, हार्डली व्हेन या स्केर्सली व्हेन। ठीक है। द कंजंक्शन हार्डली स्केर्सली व्हेन इज आल्सो यूज्ड टू डिनोट साइमल्टेनियस एक्शंस। अब देखिए यहाँ पे जो हार्डली स्केर्सली व्हेन कंजंक्शन है ये भी साइमल्टेनियस एक्शंस, यानी कि दो समकालीन एक्शंस, यानी सेम पीरियड ऑफ टाइम में होने वाले दो एक्शंस को दर्शाती है। हार्डली स्केर्सली इज ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ड व्हेन एंड नॉट देन। हार्डली स्केर्सली के बाद हमेशा व्हेन वर्ड आएगा, देन वर्ड नहीं आएगा। यहाँ पे हमेशा व्हेन आएगा, आप यहाँ पे देन नहीं लगा सकते, कोई सा भी देन, THEN वाला भी नहीं लगा सकते और THAN वाला भी नहीं लगा सकते, कोई सा भी आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन पास्ट टेंस। हार्डली, स्केर्सली, व्हेन जो है पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। इसके बारे में हम इसके स्ट्रक्चर और ट्रिक्स देखते हैं जो हमें याद रखनी है। रिमेंबर द सिंपल ट्रिक, हार्डली स्केर्सली प्लस पास्ट परफेक्ट। हार्डली स्केर्सली के जस्ट साथ वाली क्लोज पास्ट परफेक्ट की हो जाएगी, उसके बाद व्हेन आ जाएगा, उसके बाद दूसरी क्लोज जो होगी वो पास्ट इंडेफिनिट की हो जाएगी। स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, हार्डली स्केर्सली है, उसके बाद सेम नो सूनर के साथ जैसे हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब होगा हार्डली स्केर्सली के बाद। इसको इंटेरोगेटिव नहीं समझना है, ठीक है ना, ये तरीका ही ऐसा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है ये सिंपल सेंटेंस। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट दिया गया तो आ जाएगा, फिर आपका व्हेन होगा। यहाँ पे आप देन नहीं लगा सकते, ना THEN वाला ना THAN वाला, कोई सा भी नहीं आएगा, सिर्फ व्हेन ही आएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्लोज आपकी पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, वो आपकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है जो आपको याद रखनी है, मैंने नोट में यहाँ नीचे लिखा दी है। समटाइम्स बेयरली इज ऑल्सो यूज्ड एट द प्लेस ऑफ हार्डली और स्केर्सली इन सेम स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हम हार्डली और स्केर्सली के साथ बेयरली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। इस बेयरली डैश व्हेन, तो हार्डली स्केर्सली के साथ हम बेयरली भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हार्डली स्केर्सली जहाँ यूज कर रहे हैं उस जगह पर बेयरली भी लगा सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका स्ट्रक्चर भी कैसे हो जाएगा, बेयरली हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी, फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है तो यहाँ आ जाएगा, फिर व्हेन लग के आपकी दूसरी क्लोज जुड़ जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे बेयरली की जगह आप हार्डली स्केर्सली भी आ सकता है या बेयरली कुछ भी आ सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आए। अभी इसका एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। देखिए, हार्डली हैड आई अराइव्ड होम व्हेन माय फोन रैंग। हार्डली आ गया, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई पास्ट परफेक्ट की,
वो आपकी थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है ना। फिर आपका वहन आ गया और आपकी दूसरी जो क्लोज है वैन माई फोन रैंग, रिंग की सेकंड फॉर्म है रैंग। तो आपकी दूसरी जो क्लोज है पास्ट इंडेफिनिट की है। पहली क्लोज आपकी पास्ट परफेक्ट की हो गई, दूसरी क्लोज आपकी पास्ट इंडेफिनिट की हो गई। स्केयर्सली हैड सी, स्केयर्सली हैड यहाँ पे आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड, फिर उसके बाद फिनिश्ड रीडिंग, फिर वहन से वहन के बाद आपकी दूसरी क्लोज स्टार्ट होती है सी फेल डाउन, फेल एस्लीप, फाल की सेकंड फॉर्म फेल हो जाएगी, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। अब देखिए इन जो सेंटेंस है हार्डली स्केर्सली वाले, इनको हम सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि हार्डली स्केर्सली को सब्जेक्ट के बाद, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम इसको लगाएंगे। ऐसे भी हम लगा सकते हैं जैसे मैंने यहाँ दिया गया है नीचे, सी हैड स्केर्सली फिनिश्ड रीडिंग। अब ये आपको ध्यान रखना है, हार्डली स्केर्सली या बेयरली जो आएगा ना वो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और जो मैन वर्ब है ना आपकी मैन वर्ब से जस्ट पहले आएगा। अगर हम इसको सिंपल तरीके से लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हार्डली स्केर्सली को पहले नहीं लिखते, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी जो मैन वर्ब है ना उस मैन वर्ब से, आपको ये बात ध्यान रखनी है, उस मैन वर्ब से जस्ट पहले आएंगे ये वर्ड, ये कौन से, हार्डली स्केर्सली या बेयरली, मैन वर्ब से जस्ट पहले आएंगे, ठीक है ना। और कहीं नहीं लगा सकते, नहीं सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। रीडिंग वैन सी फेल एस्लीप, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट, और दूसरा वैन कंजक्शन लग के यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दूसरी क्लोज जुड़ जाएगी फेल, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, यहाँ की पास्ट परफेक्ट, और ये आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। आगे एग्जांपल्स देखते हैं। माई सन हैड हार्डली सीन मी व्हेन ही केम रनिंग टू मी, ठीक है। अब इसमें भी क्या दे दिया, सब्जेक्ट पहले दे दिया, उसके बाद हैड। अब देखिए सीन जो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी उससे जस्ट पहले आया ये हार्डली, ठीक है ना। मी वैन के साथ दूसरी क्लोज जुड़ी हुई है केम, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यानी कि ये आपकी पास्ट परफेक्ट हो गया, आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर हम हार्डली स्केर्सली को पहले नहीं लगा रहे, सब्जेक्ट को पहले लगा रहे हैं, तो हार्डली स्केर्सली मैन वर्ब से जस्ट पहले आएंगे, टेंस वही होगा पास्ट परफेक्ट का, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बेयरली हैड ही एंटर्ड द रूम, बेयरली को हमने पहले लगा दिया, यहाँ पे हार्डली स्केर्सली भी लगा सकते हैं, हमने बेयरली लगा दिया, कोई बात नहीं, बेयरली भी आ सकता है उनकी जगह पर। बेयरली पहले आ गया तो उसके जस्ट बाद हेल्प, बेयरली स्केर्सली हार्डली पहले आ जाता है सेंटेंस में सबसे पहले, तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। द रूम, फिर उसके बाद ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट का, उसके बाद व्हेन एवरीवन गॉट अप, वो आपकी सेकंड फॉर्म, यानी कि ये होगी आपकी पास्ट इंडेफिनिट की। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हार्डली हैड आई कॉल्ड माई मदर व्हेन माई बेल रैंग, हार्डली से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। व्हेन के बाद दूसरी जो क्लोज है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रैंग, ये रैंग जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, रिंग रैंग। Scarcely had she finished eating when she got a stomach ache. Scarcely से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे scarcely के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, फिर when से दूसरी जो क्लोज है गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट क्लोज है, ये पास्ट की परफेक्ट क्लोज है। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हुई। हार्डली स्केर्सली बेयरली when के साथ वाली जो उनके हार्डली स्केर्सली बेयरली के साथ वाली जो क्लोज है वो पास्ट परफेक्ट में होगी, और वहन लग के जो दूसरी क्लोज जुड़ी होगी वो पास्ट के इंडेफिनिट में होगी। एग्जांपल्स हमने ले लिए हैं इसके, अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ जो कंजक्शन है हमारा, नॉट ओनली बट आल्सो, तो इस पे भी क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा, जो मैं कंजक्शन सबको पढ़ा रहा हूँ ये जो भी इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये अच्छे से समझ लीजिएगा इन सबको। तो नॉट ओनली बट आल्सो की हम बात करते हैं। द कंजंक्शन नॉट ओनली बट आल्सो इज अनदर इंटरेस्टिंग कंजंक्शन, इट इज यूज्ड टू शो आइदर two qualities of one subject or a common quality of two subject. It is used in all tenses, past, present and future. Not only but also जो है ये कंजंक्शन भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कंजंक्शन है जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनसे। अब देखिए, इट इज़ यूज टू शो, ये किस लिए यूज की जाती है, क्या दर्शाती है, आइदर टू एक्शन, आइदर टू क्वालिटीज ऑफ वन सब्जेक्ट, या तो एक ही सब्जेक्ट की दो क्वालिटीज दर्शाने के लिए, या फिर अ कॉमन क्वालिटी ऑफ टू सब्जेक्ट, या दो सब्जेक्ट की कोई एक समान क्वालिटीज को दर्शाने के लिए, ठीक है ना। या तो एक सब्जेक्ट की दो अलग अलग क्वालिटी को दर्शाता है, या दो अलग अलग सब्जेक्ट की एक समान क्वालिटी को दर्शाता है,
एक समान कोई एक क्वालिटी है जो दोनों में कॉमन है, उसको दर्शाता है। ठीक है ना। इट इज यूज्ड इन ऑल टेंसेज, ये तीनों टेंस में यूज किया जाता है, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। ठीक है, अब इसकी लेके चलते हैं। रिमेंबर द सिंपल ट्रिक। इसके तीनों कंडीशंस जो दी गई हैं यहाँ पे देख लीजिएगा, दो कंडीशंस हैं, ए बी सी को हम पढ़ते हैं तीनों को, तो इसमें कंडीशन 2 है, सी में जो है नॉट है। तो कंडीशन ए क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब, नॉट ओनली। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब जो भी है, हेल्पिंग वर्ब अगर दी गई है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद मैन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सीधे मैन वर्ब आ जाएगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, उसके बाद नॉट ओनली। ठीक है, तो नॉट ओनली के बाद आपकी जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी आपकी एडजेक्टिव है या नाउन है जो भी है, तो वो जो क्वालिटी है आपकी, क्वालिटी तो वैसे एडजेक्टिव होती है, यहाँ पे नाउन भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस सब्जेक्ट की ये क्वालिटी यहाँ पे आ गई। एक सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट की, तो एक सब्जेक्ट की एक क्वालिटी या सब्जेक्ट की कोई एक बात यहाँ पे आ गई, जो है नाउन हो सकता है या क्वालिटी एडजेक्टिव हो सकता है। और बट लग के देखिए, अब जो ये नाउन है या ये जो क्वालिटी है, इससे जस्ट पहले नॉट ओनली आएगा, और उसके बाद बट लग के जो दूसरी, बट आल्सो लग के जो दूसरी क्वालिटी है, दूसरा नाउन है, वो आएगा। ठीक है, यहाँ इस चीज़ को समझिएगा। सब्जेक्ट एक है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। ठीक है, उसके बाद नॉट ओनली आप लगा दोगे, नॉट ओनली। ठीक है, नॉट ओनली के बाद आपकी जो पहली क्वालिटी है, ठीक है, या आपका पहला जो नाउन है उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, एक ही सब्जेक्ट के दो बात कर रहे हैं हम, दो क्वालिटी की या दो नाउन की। ठीक है ना, तो पहला नाउन या पहली क्वालिटी आपकी यहाँ जाएगी, उसके बाद बट आल्सो आ जाएगा, और उसके जस्ट बाद दूसरा नाउन या दूसरी क्वालिटी आ जाएगी। ये स्ट्रक्चर आपका होगा। ठीक है, दूसरी बात हम क्या करते हैं, दो सब्जेक्ट्स की, दो अलग अलग सब्जेक्ट। अब ये हमने यहाँ पे बात करी थी एक सब्जेक्ट की, अब यहाँ बात करेंगे दो अलग अलग सब्जेक्ट की। तो सेंटेंस स्टार्ट हुआ आपका नॉट ओनली से, नॉट ओनली से स्टार्ट हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट वन आ गया आपका, उसके जस्ट बाद में बट आल्सो लग गया, सब्जेक्ट वन के जस्ट बाद में बट आल्सो लग गया, फिर आपका सब्जेक्ट 2 आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट 2 आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब आ गई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है या मैन वर्ब है, ये डिपेंड करती है इससे जस्ट पहले आने वाले सब्जेक्ट पर। ये सब्जेक्ट अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर, इसका सिंगुलर होना या प्लूरल होना डिपेंड करता है इससे जस्ट पहले आने वाले इस सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट 2 पर। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब है जो सिंगुलर आ जाएगा, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये प्लूरल आ जाएगा। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, या आप ये मत सोचना नॉट ओनली बट आल्सो से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे तो हमेशा प्लूरल आएगा, नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ आप दिमाग में मत बिठाना। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, पहले सब्जेक्ट को आप भूल जाना है। हेल्पिंग वर्ब की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ दूसरे सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने पर डिपेंड करती है। अगर ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर आएगा, अगर ये प्लूरल है दूसरा तो ये प्लूरल आएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्वालिटी आ जाएगी दूसरी, जो भी कॉमन क्वालिटी है, दो सब्जेक्ट है अलग अलग, उनकी जो कॉमन क्वालिटी है या कोई कॉमन जो भी ऑब्जेक्ट है, नाउन है, जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, कॉमन क्वालिटी या कॉमन नाउन यहाँ पे आ जाएगा, दो अलग अलग सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट 1, ठीक है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, दो सब्जेक्ट हो गए। अब दोनों सब्जेक्ट की जो कॉमन क्वालिटी है, कॉमन नाउन है, वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ पे एक सब्जेक्ट था, एक सब्जेक्ट की दो अलग अलग क्वालिटी या नाउन, पहली यहाँ पे थी और उसके बाद दूसरी यहाँ पे थी। लिखने का तरीका क्या था, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, फिर नॉट ओनली, फिर उसके बाद पहली क्वालिटी, फिर बट आल्सो, उसके बाद दूसरी क्वालिटी। यहाँ लिखने का तरीका क्या होगा आपका, यहाँ पे नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू होगा, पहला सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर उसके बाद बट आल्सो, फिर दूसरा सब्जेक्ट जुड़ा होगा, फिर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, ये मैन वर्ब सिंगुलर होगी, ये प्लूरल होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब प्लूरल होगी, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब आ जाएगी। उसके बाद जो दोनों की कॉमन क्वालिटी है, कॉमन नाउन है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब नोट को भी हम देख लेते हैं, जो हमने सी पॉइंट बना के लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली प्लस वर्ब प्लस नाउन ऑब्जेक्ट प्लस बट आल्सो प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि नोट क्या कह रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका, उसके बाद नॉट ओनली है, यानी कि दो जो कंडीशन है ये तो होती हैं जनरली, कभी कभार ये जो तीसरी कंडीशन है ये भी इस कंडीशन के भी सेंटेंस होते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया गया होगा, फिर उसके बाद नॉट ओनली दिया गया होगा, फिर आपकी वर्ब आ जाएगी, फिर उसके बाद कोई नाउन या ऑब्जेक्ट जो भी है, क्वालिटी है नाउन ऑब्जेक्ट जो भी है, फिर उसके बाद बट आल्सो लग के फिर दूसरी वर्ब आ जाएगी,
और उसके बाद फिर वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट आपका एक ही है, एक ही सब्जेक्ट से नॉट ओनली लगा के पहला एक्शन आपने दर्शा दिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक्शन किसे दर्शाया जाएगा, वर्ब से, तो पहला एक्शन आपने दर्शा दिया नॉट ओनली लगा के। उसके बाद ठीक है, सब्जेक्ट एक ही था, एक सब्जेक्ट से अगर दो अलग अलग एक्शंस आप दर्शा रहे हो, एक सब्जेक्ट से एक्शंस, यहाँ तो दो अलग अलग, देखिए एक सब्जेक्ट की दो अलग अलग क्वालिटी की बात हो रही थी या दो अलग अलग नाउन्स की बात हो रही थी, यहाँ दो अलग अलग एक्शंस की बात हो रही है एक ही सब्जेक्ट से। तो एक्शन फर्स्ट आप यहाँ दर्शा दोगे, तो दर्शाने का तरीका क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट ओनली, फिर उसके बाद एक्शन फर्स्ट, फिर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट या नाउन अगर दिया गया है तो एक्शन यानी वर्ब के बाद आएगा, अगर दिया गया है तो नहीं दिया गया तो नहीं आएगा। फिर आपका बट आल्सो आ जाएगा, फिर उसके बाद एक्शन टू, फिर एक्शन टू वर्ब टू से, ठीक है ना, एक्शन टू दर्शाया जाएगा आपका। वर्ब टू मतलब पास्ट इंडेफिनिट नहीं, वर्ब आपकी जिस भी टेंस में होगी उस टेंस की हम बात कर रहे हैं। यानी कि एक्शन फर्स्ट यहाँ पे हो गया आपका और एक्शन टू आपका इस वर्ब से दर्शा दिया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि यहाँ एक ही सब्जेक्ट से दो एक्शंस की बात की जा रही है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट के दो क्वालिटी की बात हो रही थी, क्वालिटी फर्स्ट और क्वालिटी सेकंड, या एक ही सब्जेक्ट के दो एक्शन की बात हो रही है। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, इसलिए हमने नोट डाल के उसको लिख लिया। अब हम इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, तब आपके और अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स कंडीशन फर्स्ट के हम लेते हैं, सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब है, उसके बाद नॉट हो, यानी कि एक सब्जेक्ट की दो क्वालिटी को दर्शाने के लिए, क्वालिटी फर्स्ट और क्वालिटी सेकंड दर्शाने के लिए हम स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब या नॉट ओनली, ठीक है, उसके बाद क्वालिटी ये जो फर्स्ट है आपकी, फिर बट आल्सो, फिर क्वालिटी सेकंड आपकी। एग्जांपल्स देखते हैं हम यहाँ पे। सी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, अब देखिए सी इज नॉट ओनली, ये नॉट ओनली हो गया आपका, उसके बाद ब्यूटीफुल यानी कि क्वालिटी फर्स्ट, शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल क्वालिटी फर्स्ट, बट आल्सो इंटेलिजेंट क्वालिटी सेकंड, वो सिर्फ सुंदर ही नहीं है लेकिन इंटेलिजेंट भी है, वो सिर्फ सुंदर ही नहीं है इंटेलिजेंट भी है। तो ये सुंदर और इंटेलिजेंट दो अलग अलग क्वालिटी हैं एक ही सब्जेक्ट की। कैसे दर्शाया, सी के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया आपका, ठीक है, जो भी हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब जो भी आना होता है, उसके बाद नेगेटिव था तो इसलिए नॉट ओनली, सॉरी सी आ गया आपका, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब जो भी होगा, उसके बाद आपका नॉट ओनली हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका ब्यूटीफुल हो जाएगा यानी कि क्वालिटी फर्स्ट हो जाएगा, फिर बट आल्सो से आपकी क्वालिटी सेकंड हो जाएगी, ठीक है। सेकंड में द लिटिल गर्ल आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपकी वर्ब हो गई, फिर आपका नॉट ओनली हो गया, उसके बाद क्वालिटी फर्स्ट ब्यूटीफुल हो गया, बट आल्सो लग के क्वालिटी सेकंड क्लेवर। द लिटिल गर्ल वॉज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो क्लेवर, छोटी जो बच्ची थी वो सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, चालाक भी थी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल सी एट, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, सी एक सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब, सी एट नॉट ओनली एप्पल्स, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गई, नॉट ओनली लगा दिया, अब एप्पल्स नाउन फर्स्ट, बट आल्सो लग के नाउन टू, नाउन सेकंड। सी एट उसने सिर्फ एप्पल्स ही नहीं खाए, ग्रेप्स भी यानी कि अंगूर भी खाए, उसने सेब ही नहीं खाए अंगूर भी खाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाउन फर्स्ट हो गया, नाउन सेकंड हो गया, दो क्वालिटी, जैसे यहाँ पे दो क्वालिटी थी ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल और क्लेवर, ऐसे यहाँ पे नाउन फर्स्ट था और नाउन सेकंड हो गया, ठीक है। यही स्ट्रक्चर होगा आपका, जो यहाँ पे क्वालिटी भी हो सकता है या नाउन भी हो सकता है, तो क्वालिटी की जगह नाउन लग जाएगा, स्ट्रक्चर सेम होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ही इज नॉट ओनली क्लेवर क्वालिटी फर्स्ट बट आल्सो ट्रस्टवर्थी क्वालिटी सेकंड, सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट ओनली क्वालिटी फर्स्ट बट आल्सो क्वालिटी सेकंड, ठीक है। थर्ड हम लेके चलते हैं, लिली ईट्स नॉट ओनली स्ट्रिंग बीन्स बट आल्सो ब्रोकली, लिली सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट ओनली हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग बीन्स नाउन फर्स्ट बट आल्सो नाउन सेकंड, नाउन फर्स्ट नाउन सेकंड, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट से। तो ये आपकी कंडीशन एक हो गई। अब दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं, नॉट ओनली से दो अलग अलग सब, नॉट ओनली बट आल्सो से दो अलग अलग सब्जेक्ट की सेम क्वालिटी दर्शाई जाए, दो अलग अलग, अब अभी तक तो हम एक सब्जेक्ट की दो अलग अलग क्वालिटी या दो नाउन के बारे में बात कर रहे थे, अब दो अलग अलग सब्जेक्ट की सेम क्वालिटी की हम बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर इसमें लिखा हुआ है इसका, एग्जाम्पल्स लेते हैं, नॉट ओनली द फादर बट आल्सो हिज डॉटर इज अ रिनाउंड सर्जन, नॉट ओनली सब्जेक्ट फर्स्ट द फादर, सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया आपका, ठीक है, सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया आपका, बट आल्सो हो गया,
हिज डॉटर सब्जेक्ट सेकंड हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद वर्ब हो गई, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नॉट ओनली द फादर बट आल्सो हिज डॉटर इज अ रिनाउंड सर्जन। देखिए सिर्फ फादर ही नहीं, उसकी बेटी भी रिनाउंड सर्जन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दो सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट की एक ही बात की जा रही है, यानी कि एक ही क्वालिटी दर्शाई जा रही है दो अलग अलग सब्जेक्ट की। ये चीज़ समझ में आई। एक सब्जेक्ट ये हो गया आपका, एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया, ठीक है। पहला सब्जेक्ट आपका, दूसरा सब्जेक्ट, और दोनों सब्जेक्ट की एक क्वालिटी दर्शाई जा रही है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। नॉट ओनली राहुल बट आल्सो हिज फ्रेंड्स आर टेकिंग इंग्लिश ट्यूशंस नाउअडेज, ठीक है। नॉट ओनली राहुल यानी कि नॉट ओनली से सब्जेक्ट फर्स्ट, बट आल्सो लग के सब्जेक्ट दूसरा, हिज फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे जो था हिज डॉटर सिंगुलर था, मैंने आपसे कह दिया इस कंडीशन में जो वर्ब जो आएगी ये यहाँ पे सिंगुलर होनी चाहिए, प्लूरल ये डिपेंड करता है इसे जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट पर। इसे जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर आया। अब यहाँ पे इससे जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल आया आर। अब यहाँ आप ये मत सोचना कि द फादर और द डॉटर दो जुड़ गया, एक सब्जेक्ट ये एक ये सब्जेक्ट दो हो गए तो प्लूरल आनी चाहिए, नहीं नहीं। जो ये वर्ब होगी ये इससे जस्ट पहले आने वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड होगी, इससे जस्ट पहले पे, ठीक है। यहाँ पे वर्ब इसलिए प्लूरल आई क्योंकि इससे जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट प्लूरल है, फ्रेंड्स। तो नॉट ओनली राहुल सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट सेकेंड, उसके बाद वर्ब आ गई टेकिंग इंग्लिश ट्यूशन नाउअडेज। सिर्फ राहुल ही नहीं, अब उनकी एक बात बताई जा रही है, सिर्फ राहुल ही नहीं उसके दोस्त भी आजकल, नाउअडेज मतलब आजकल, इंग्लिश ट्यूशन ले रहे हैं। यानी कि दो अलग अलग सब्जेक्ट की एक समान बात की जा रही है, इंग्लिश ट्यूशन, यानी कि दोनों राहुल भी और उसके दोस्त भी, सभी दोस्त सभी इंग्लिश ट्यूशन ले रहे हैं, ठीक है। नॉट ओनली मोहित बट आल्सो हिज पेरेंट्स विल गो टू दिल्ली। सिर्फ मोहित ही नहीं सब्जेक्ट फर्स्ट, बट आल्सो हिज पेरेंट्स सब्जेक्ट सेकेंड, दो अलग अलग सब्जेक्ट की सेम बात हो रही है, क्या कि वो दिल्ली जाएंगे नेक्स्ट मंडे, यानी कि दोनों की कॉमन बात हो रही है, ठीक है। तो हिज पेरेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल आ जाएगा। तो ये आपका हो गया सेकंड स्ट्रक्चर। अब हम सेकंड कंडीशन हो गई। अब थर्ड कंडीशन की हम जो नॉट था सी उसकी हम बात करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक ही सब्जेक्ट के दो अलग अलग एक्शंस को भी दर्शा सकते हैं इनसे हम लगा के। तो इसमें जैसे दर्शाया गया है, सब एक ही सब्जेक्ट है आपका, एक सब्जेक्ट का एक्शन एक हो गया और एक्शन टू, यानी कि दो अलग अलग एक्शन, और दोनों एक्शन सेम टाइम पे होने चाहिए, यानी कि सेम टेंस में होना चाहिए। दोनों एक्शन का टाइम जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। टाइम मीन्स दोनों का टेंस सेम होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। सी नॉट ओनली रोड द टेक्स्ट बट आल्सो रिसर्च द फोटोग्राफ्स। सी सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। नॉट ओनली रॉट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई आपकी, ठीक है। तो नॉट ओनली को आपको ये बात और ध्यान रखनी है कि इस कंडीशन में सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप वर्ब नहीं आनी चाहिए, वर्ब जो आएगी उससे जस्ट पहले नॉट ओनली का होना जरूरी है, वर्ब से जस्ट पहले नॉट ओनली का होना जरूरी है, क्योंकि हम उस एक्शन की बात कर रहे हैं तो नॉट ओनली का उससे जस्ट पहले आना जरूरी है। द टेक्स्ट बुक बट आल्सो, फिर यहाँ आ जाएगा रिसर्च, और जो बट आल्सो आएगा जो दूसरा एक्शन दर्शाया जा रहा है उससे जस्ट पहले आएगा, यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, उसके बाद वर्ब आनी चाहिए, लेकिन मैन वर्ब जो है मैन वर्ब से जस्ट पहले नॉट ओनली आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर जो दूसरी वर्ब जो हम लगाएंगे, दूसरा एक्शन वाला, दूसरा एक्शन दर्शाने वाली वर्ब जो हम लगाएंगे वो वर्ब से जस्ट पहले बट आल्सो होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह का आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। राहुल नॉट ओनली हेल्प्स, ठीक है। अब यहाँ टेंस कोई सा भी हो सकता है, यहाँ आपका सेम टेंस होना चाहिए, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट था तो यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बट आल्सो के बाद यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होना चाहिए, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही एस, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही एस, ठीक है ना। क्योंकि सब्जेक्ट आपका राहुल है, सब्जेक्ट एक ही है, एक ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोनों वर्ब आएंगी। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है इसलिए वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस आ गया यहाँ पे हेल्प में, हेल्प्स में सब्जेक्ट, ठीक है। राहुल थर्ड पर्सन का सिंगुलर इसलिए दूसरी वर्ब में भी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस आ जाएगा, ठीक है। दोनों वर्ब से पहले फर्स्ट जो वर्ब है एक्शन जो दर्शा रही है उससे जस्ट पहले नॉट ऑन लिया जाएगा, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ठीक है, और जो दूसरी वर्ब दर्शाती है उससे जस्ट पहले बट आल्सो आ जाएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, नेहा नॉट ओनली प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बट आल्सो वॉश्ड क्लोथ्स, ठीक है। नेहा एक ही सब्जेक्ट है आपका,
तो फर्स्ट एक्शन हो रहा है, उससे जस्ट पहले नॉट ओनली लगा दिया, ये पास्ट इंडेफिनेट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरा भी पास्ट इंडेफिनेट ही होगा। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे बट आल्सो लग गया, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि दूसरी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ आपकी समझ में आई। तो ये भी एग्जाम्पल से, ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने एग्जाम्पल्स लेके इसको समझा है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट कंजक्शन है हमारा लेस्ट शुड। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या कहता है। द कंजंक्शन लेस्ट शुड इज यूज्ड टू वार्न समवन एंड सजेस्ट द consequences ऑफ नॉट पेइंग अटेंशन टू द वार्निंग। जो कंजंक्शन लेस्ट शुड है वो किसी को वार्न करने के लिए यूज किया जाता है, वार्न करने के लिए या सजेस्ट करने के लिए, और उसमें आगे ये भी उसकी कंसिक्वेंसेस यानी कि उसके परिणाम भी दिए गए होते हैं कि या तो ऐसा कर लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वार्निंग जैसे हम देते हैं। ठीक है, और फिर वार्निंग के बाद उसके वार्निंग का जो उसका परिणाम होता है, कंसिक्वेंसेस होते हैं, इफ जो होता है वो भी दिया गया होता है। उसके बाद नेवर, देखिए सेकंड बात हम पढ़ते हैं क्या कहती है। नेवर यूज मे in place of should in this conjunction, should here cannot be replaced by any other auxiliary verb। अब देखिए यहाँ पे ये बात ध्यान देने की, लेस्ट के बाद यहाँ सिर्फ should ही आएगा, should के अलावा कोई भी दूसरा मॉडल या auxiliary verb नहीं आ सकती, ना तो may आ सकता, ना might आ सकता, ना shall आ सकता, ना would आ सकता, ना could आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता, सिर्फ should ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। रिमेंबर द सिंपल ट्रिक, वार्निंग, पहले जो वार्निंग दी गई होगी वो हो जाएगी जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस में होगी, तो यहाँ पे जो वार्निंग है वो आ जाएगी, पहले वो वाली क्लोज जिसमें वार्निंग दी गई है, उसके बाद लेस्ट आ जाएगा, फिर आपका सेकंड क्लोज का सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके साथ शुड आएगा, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि उसके जो भी रिजल्ट है या परिणाम है वो आ जाएंगे। ठीक है, लेस्ट वर्ड हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग, ये चीज़ आपको और ध्यान रखनी है जो नोट में लिखाई गई है मैंने। लेस्ट वर्ड जो है वो नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसलिए लेस्ट के साथ कभी भी नॉट यूज नहीं किया जाएगा, नो या नॉट, लेस्ट के साथ कभी यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि लेस्ट जो है खुद नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसलिए लेस्ट वाली क्लोज में लेस्ट के साथ कभी भी नॉट यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं इसके हम। ड्राइव स्लो लेस्ट यू शुड मिस आउट द डेस्टिनेशन। देखिए ड्राइव स्लो, ये तो हो गई आपकी वार्निंग, धीरे चलाओ, धीरे ड्राइव करो। ठीक है ना, धीरे ड्राइव करो। लेस्ट यू शुड मिस आउट द डेस्टिनेशन, कहीं तुम डेस्टिनेशन मिस ना कर दो, या तुम डेस्टिनेशन मिस कर दोगे, यानी कि या तो धीरे चलिए, ये तो हो गई वार्निंग, धीरे चलिए नहीं तो डेस्टिनेशन मिस कर दोगे, और ये हो गई वार्निंग, उसके बाद लेस्ट आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद शुड आ गया। ठीक है ना, फिर मिस आउट, फिर आपका जो कॉन्सिक्वेंस है वो आ गया कि इसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा आपका, मिस आउट द डेस्टिनेशन। आप जो है जिस मंजिल पर जाना चाहते हैं, जिस जगह पहुंचना चाहते हैं, तो वो नहीं पहुंच पाओगे। भाई धीरे नहीं चलोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है आपका, तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप कैसे पहुंचोगे जहां पर आप जाना चाहते हो। ठीक है, तो पहली क्लोज में तो आपकी वार्निंग हो गई, फिर उसके बाद लेस्ट लगा के आपने उसको दूसरी क्लोज लिखा, तो यहाँ कॉन्सिक्वेंस हो गया आपका। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड वार्निंग हो गई आपकी, लेस्ट लग गया, यू शुड फेल। ठीक है, भाई अगर कठिन परिश्रम मेहनत नहीं करोगे तो फेल तो होना ही है कि नहीं होना है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सिक्वेंस है, यू शुड फेल, लेस्ट लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद शुड आ गया आपका, और ये आपकी वार्निंग हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल, लीव ऑन टाइम। लीव ऑन टाइम आपकी वार्निंग हो गई, उसके बाद लेस्ट आ गया, सब्जेक्ट शुड मिस द ट्रेन। भाई समय पर नहीं निकलोगे तो ट्रेन तो मिस होनी है आपकी। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होगा, पहले वार्निंग आ जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ कॉन्सिक्वेंस आ जाएगा कि उसका क्या इफेक्ट या क्या परिणाम होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए लेस्ट वर्ड एक नॉट है जो यहाँ इंपोर्टेंट दिया गया है, लेस्ट वर्ड हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग देयरफॉर इट शुड नॉट बी यूज्ड विद नॉट। जो पहले नॉट हमने पढ़ा था तो उस नॉट के यहाँ एग्जांपल्स लिखे हैं कि लेस्ट जो है अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसलिए लेस्ट वाले क्लोज में आपको नॉट यूज़ नहीं करना है। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट में दिए गए हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, नॉट लगा दिया, गलत हो जाएगा, लेस्ट के साथ नॉट नहीं आएगा, इनकरेक्ट। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो आपका ये सही हो जाएगा। रन फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट, यहाँ पे भी नॉट लगा दिया, ये भी गलत हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस।
तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको सिंपल से ध्यान रखनी है कि लेस्ट अपना आप में नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसलिए वहाँ पे कभी भी नॉट आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए लास्ट वन जो है आपकी ऑल्दो यट, जो लास्ट वन कंजक्शन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ऑल्दो यट। अब देखिए ऑल्दो यट इज यूज टू एक्सप्रेस टू अपोजिट क्वालिटीज और एक्शंस ऑफ अ पर्सन। ऑल्दो यट जो है वो क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है? ऑल्दो यट जो है जो किसी भी एक व्यक्ति की दो अपोजिट क्वालिटीज की बात करता है, यानी कि एक क्वालिटी और दूसरी उसके अपोजिट क्वालिटी। दो क्वालिटी होंगी जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी, एक पर्सन की दो क्वालिटीज जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑल्दो यट यूज करते हैं। ऑल्दो इज ऑलवेज फॉलोड बाय येट, द वर्ड येट शुड नेवर बी रिप्लेस्ड विद बट। ऑल्दो के बाद हमेशा येट आएगा, ऑल्दो के बाद हमेशा येट आएगा, येट की जगह पर हम बट नहीं लगा सकते, ठीक है ना। ये बात यही कह रहा है कि येट की जगह पर हम बट से रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी कि बट नहीं लगा सकते, हमेशा सिर्फ येट ही आएगा, सिर्फ येट ही लगेगा। दिस कंजंक्शन कैन नॉट बी यूज टू शो टू सिमिलर क्वालिटीज और एक्शंस। ये जो कंजंक्शन है ऑल्दो येट जो है ये दो एक समान क्वालिटी या एक समान एक्शन को नहीं दर्शा सकते, क्योंकि ये अपोजिट एक्शंस के लिए यूज किया जाता है। तो एक जैसे को नहीं दर्शा सकते, अपोजिट को दर्शाएंगे हमेशा, ठीक है। अब इसके देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ऑल्दो प्लस उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब आएगा जो भी है, उसके बाद फिर क्वालिटी फर्स्ट, क्वालिटी वन, फिर आपका यट आ जाएगा। यहाँ पे आपकी क्वालिटी वन हो गई, फिर उसके बाद यट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट यानी कि दूसरी क्लोज, फिर उसके बाद वर्ब, फिर आपकी क्वालिटी टू, है ना। दो अलग अलग, देखिए अब यहाँ पे समझ, दो अलग अलग क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, एक तो यहाँ क्वालिटी और दूसरी क्वालिटी यहाँ क्वालिटी। वो एक ही पर्सन की हो सकती है या दो अलग अलग पर्सन की भी हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल इसका लेके चलते हैं हम, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑल्दो ही इज इनोसेंट येट एवरीवन सस्पेक्ट हिम। अब देखिए ऑल्दो आ गया, सब्जेक्ट आ गया, क्वालिटी फर्स्ट क्या कह रही है? इनोसेंट, फिर उसके बाद येट आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर क्वालिटी क्या कह रही है? सस्पेक्ट्स हिम। हालांकि यद्यपि वो मासूम है फिर भी हर कोई उस पर सस्पेक्ट करता है या उसको दोषी मानता है, उस पर शक करता है, ठीक है ना, शक की नज़रों से देखता है। तो यानी कि मासूम और दोषी मानना या दोषी जैसा देखना, ठीक है। तो दोनों अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अपोजिट हैं, तो दोनों अलग अलग क्वालिटीज़ को दर्शा रहा है। ऑल्दो सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट yet she is not able to get through the entrance exam। अब देखिए यहाँ भी अलग अलग क्वालिटीज़ है। जो सी सब्जेक्ट है इंटेलिजेंट है, पहली क्वालिटी क्या है? इंटेलिजेंट है, लेकिन नॉट एबल टू गेट थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन फिर भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर सकते, उसके क्वालिटी विपरीत हो गई। इंटेलिजेंट है एक क्वालिटी, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट क्वालिटी, दूसरी क्वालिटी जो है इसके अपोजिट है। भाई इसके समान क्वालिटी तो ये होनी चाहिए थी, इंटेलिजेंट है तो उसको क्या होना चाहिए था? पास करना चाहिए था या पास करके जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, अपोजिट चीज़ हो, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रहेगी आपके। तो यानी कि दोनों अलग अलग क्वालिटीज़ को, अपोजिट क्वालिटीज़ को दर्शाता है। दो अलग अपोजिट यानी कि एक दूसरे के विलोम, एक दूसरे के विपरीत क्वालिटीज़ को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ हमारी ख़त्म होती है, जो भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस थे, इंपॉर्टेंट 6 कंजंक्शन थे, 6 के 6 कंजंक्शंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम लास्ट में कंक्लूजन के रूप में दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उन दोनों नोट्स को एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो नोट फर्स्ट क्या कहता है? व्हेन टू क्लोजेज आर एडेड बाय द कंजंक्शंस इफ वेदर दैट WH word, then if the first clause before the conjunction is in past indefinite or verb second form, then the second clause after the conjunction will also be in past tense या past indefinite। देखिए बात क्या कह रहा है। अगर दो क्लोजेज हैं जो इफ वेदर दैट या किसी भी WH वर्ड कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं, दो क्लोजेज हैं जो इफ कंजंक्शन या WH वर्ड या दैट या वेदर कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं, दो अलग अलग क्लोजेज, ठीक है। तो क्या बात ध्यान रखनी है आपको? तो अगर इफ द फर्स्ट क्लोज, अगर आपकी फर्स्ट क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में है,
यानी कि कंजंक्शन से पहले वाली क्लोज, क्लोज बिफोर द कंजंक्शन, कंजंक्शन से पहले वाली क्लोज आपकी अगर, यानी कि जो भी आपके इफ वेदर दैट या WH और जो भी कंजंक्शन होगा, इन कंजंक्शन से पहले वाली क्लोज अगर आपकी पास्ट इंडेफिनिट में है या पास्ट टेंस में है, तो डेफिनेटली कंजंक्शन के बाद वाली क्लोज आपकी पास्ट टेंस में ही होगी। वो पास्ट का इंडेफिनिट भी हो सकता है, वो पास्ट का कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। जो कंजंक्शन, जो WH वर्ड इफ वेदर दैट, इन जो कंजंक्शन, इनके बाद वाला जो सेंटेंस होगा, कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस, तो वो वाला जो सेंटेंस है उसकी जो क्लोज है, उसका जो टेंस है वो आपका पास्ट में ही होगा, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, होगा आपका पास्ट में ही। ठीक है ना। कब होगा ये शर्त ध्यान रखनी है, यानी कि ये जो कंजंक्शन है, इन कंजंक्शन, ये कंजंक्शन से पहले वाली पास्ट इंडेफिनिट होगी, यानी कि वो आपकी सेकंड फॉर्म होगी, तो इन कंजंक्शन से बाद वाली क्लोज भी पास्ट में ही होगी। अब वो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पर होगी पास्ट में ही। ये पास्ट इंडेफिनिट में अगर होगी तो, ठीक है ना। अब इसमें देखिए एक एक्सेप्शन है, एक नोट दिया गया है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। लेकिन बट क्या होता है, इफ द सेकंड क्लोज डिनोट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, नेचुरल ट्रूथ, फैक्ट, स्टेटमेंट, कोटेशन, देन इट्स टेंस विल ऑलवेज बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। अब देखिए क्या बात होती है, अगर ये जो कंजंक्शंस हैं, इनसे पहले वाली क्लोज आपकी पास्ट इंडेफिनिट में ही हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन इनके बाद वाली जो क्लोज है, अगर इनके बाद वाली क्लोज में यूनिवर्सल ट्रूथ, नेचुरल ट्रूथ या फैक्ट या स्टेटमेंट या कोटेशन दर्शाया गया हो, यानी कि कोई भी सार्वभौमिक सत्य, प्राकृतिक सत्य या कोई प्रमाणिक बात या कोई भी स्टेटमेंट, कथन या कोई भी कोटेशन, जो भी उद्धरण या कथन होते हैं, वो इस क्लोज में दर्शाए गए हों, तो इनके लिए हमेशा एक ही टेंस यूज किया जाता है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये कंजंक्शन है, इनसे पहले वाली क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में है, तो नियम क्या बनता है, इनके बाद वाली क्लोज पास्ट में होनी चाहिए, चाहे पास्ट का इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूस, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो। लेकिन अगर उस बाद वाली क्लोज में यूनिवर्सल ट्रूथ दर्शाई गई हो, या नेचुरल फैक्ट या स्टेटमेंट या कोटेशन दर्शाया गया हो, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगी, पास्ट में नहीं होंगी, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ, नेचुरल ट्रूथ या फैक्ट या स्टेटमेंट या कोटेशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही दर्शाई जाती हैं। अब हम एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। रोहन टोल्ड टू हर दैट कंजंक्शन आ गई आपकी, इससे पहले टोल्ड क्या है, वो आपकी सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, तो इसके बाद वाली क्लोज पास्ट टेंस में होनी चाहिए, तो पास्ट में है, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स, तो यानी कि सही है ये आपका। दूसरा, दे आस्क्ड मी वेदर आपकी कंजंक्शन आ गया, उसके बाद आस्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, तो आई वॉज टीचिंग, तो ये भी सही है आपका, पास्ट में, ये पास्ट के कॉन्टिन्यूस में है। ठीक है। थर्ड देखते हैं, सी आस्क्ड हर हस्बैंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे हर हस्बैंड वेयर WH वर्ड कंजंक्शन। अब देखिए WH वर्ड जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है ना, तो WH वर्ड का काम करते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस में, और इन WH वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन जब WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं तो ये कंजंक्शन का काम करते हैं, और इनके बाद सेंटेंस जो होता है वो सिंपल स्ट्रक्चर से आता है, यानी कि WH वर्ड के जस्ट बाद सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मैन वर्ब होगा। ठीक है। अब WH वर्ड यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो इस कंजंक्शन से पहले वाला सेंटेंस देखिए किस टेंस में है, आस्क्ड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट, तो ये पास्ट में ही होना चाहिए, तो ये पास्ट में है, पास्ट के परफेक्ट में है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट के परफेक्ट में है। ठीक है, ये क्लियर हो जाता है आपका। अब इसके बाद हम आपसे बात करते हैं, अगर इन कंजंक्शन के बाद, यहाँ तो पास्ट में ही दिया गया है, लेकिन यदि इन कंजंक्शन के बाद यहाँ पे नेचुरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स या स्टेटमेंट या कोटेशन दर्शाए जाए, तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, पास्ट में नहीं होगा, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। एग्जांपल आपको दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। आवर टीचर टोल्ड अस दैट कंजंक्शन है, उससे पहले टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, दैट्स कंजंक्शन से पहले वाली क्लोज। लेकिन बाद में क्या है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, तो इसलिए यहाँ पे द अर्थ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। तो इस वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, क्योंकि हमें पता है ये सार्वभौमिक सत्य है, पृथ्वी का सूरज के चारों ओर परिक्रमा करना, ये तो सार्वभौमिक सत्य है, तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट से दर्शाया जाएगा। तो इसलिए द अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ ऐसे ही आ गया रिवॉल्व्स। ठीक है।
सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं, माई फादर आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ पे तो आस्क्ड दिया हुआ है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ वेदर कंजक्शन जो है इससे पहले यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसके बाद आपका पास्ट में ही होना चाहिए था इसके बाद वाली क्लोज, लेकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दर्शाई गई है, द एनिमल टेक ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन। ये तो प्राकृतिक सत्य है कि जो भी जानवर होते हैं वो भी रेस्पिरेशन में यानी कि श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन ही लेते हैं, तो ये तो प्राकृतिक सत्य है। तो इसलिए इस कंजक्शन के बाद वाला जो आएगा आपका, ठीक है ना, तो ये जो है कंजक्शन के बाद वाला आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा। तो यहाँ पे आपका द एनिमल सब्जेक्ट, एनिमल्स प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा टेक, ठीक है, और इस तरह से आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं, सेकेंड नोट की बात करते हैं। तो सेकंड नोट आपका कंजंक्शन से बेस्ड नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन टेंस का था, वहाँ पे स्किप हो गया माइंड से, तो यहाँ मैंने इसको ऐड कर दिया थोड़ा सा। तो ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस इज जनरली यूज्ड इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट स्टार्ट विद हियर एंड देयर, एंड हियर एंड देयर इज जनरली फॉलोड बाय मैन वर्ब। देखिए क्या कहता है कि कुछ ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जो हियर या देयर सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, हियर से या देयर सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, हियर से या देयर से, और हियर या देयर के जस्ट बाद मैन वर्ब आती है, हियर या देयर के जस्ट बाद मैन वर्ब आती है, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। किस टेंस में होते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सेंटेंस हियर या देयर से स्टार्ट हो और उनके जस्ट बाद अगर मैन वर्ब आए तो वो हमेशा या तो वर्ब की वो हमेशा क्या आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, है ना। ये बात आपको फिक्स है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वो हमेशा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वो इस सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, बाद वाले सब्जेक्ट पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हियर या देयर से स्टार्ट हो, अगर उनके बाद मैन वर्ब आए डायरेक्ट, तो वो हमेशा वो जो सेंटेंस होंगे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही होंगे, और किसी टेंस के नहीं हो सकते, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का कि आज जो हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको जो भी, अगर आप इसको क्लासेस को ले रहे हैं, मेरी क्लासेस को इस चैनल पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसी चीज़ों से पूछे जाते हैं। एग्जामिनर देखिए क्वेश्चन आपसे वहीं से पूछता है जहां उनको लगता है कि बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, वहीं एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जो सिंपल सी चीज़ें हैं उनसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जहाँ उनको लगता है गलती कर सकते हैं वहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको जनरली किसी भी बुक्स में देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत शायद ही कुछ ऑथेंटिक बुक्स में कुछ चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आप जिस भी फेयर रजिस्टर में पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, तो उसमें इनको लिख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये जो टॉपिक्स, ये जो पढ़ा है अभी हमने जस्ट इस वीडियो में, अगर ये आपको PDF फाइल में चाहिए, PDF में या PPT में, जिस भी फाइल में आपको ये चाहिए, आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं या अपने फ़ोन में इसको देख कर लिख भी सकते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। 7891266026 7891266026 व्हाट्सएप नंबर है। आपको अगर PDF चाहिए तो जिस भी स्टूडेंट्स को PDF चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकता है मुझे, मैं उसको व्हाट्सएप के थ्रू PDF उस तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद मिलता है नेक्स्ट क्लास में। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लासेज होंगी 3-4 वो एक्सरसाइज की क्लासेज होंगी, जो टेंस पे बेस्ड या इनसे भी जो टॉपिक ये पढ़ा, तो सारे जो टेंस के कंक्लूजन है, जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस, तो हर टाइप के क्वेश्चंस की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके चलेंगे। फिर लास्ट में मैं आपसे फिर एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सभी फ्रेंड सर्किल्स, जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे भी प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करवाएं। टाइम टू टाइम आपको टॉपिक वाइज वीडियो क्लास मिलती रहेंगी, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।